बिहार सरकार 44 विभागों में विभक्त है। एक और विभाग का सृजन हुआ है जिसका नाम है खेल विभाग, लेकिन वर्तमान में 44 विभाग में सरकार विभक्त है और विभाग प्रशाखाओं में विभक्त होते हैं। प्रशाखा के अंदर उप शाखा हो सकती है और सचिवालय अनुदेश में इसका जिक्र किया हुआ है, लेकिन आज तक उप शाखा का सृजन नहीं हुआ है। प्रशाखा का प्रभारी होते हैं प्रशाखा पदाधिकारी। जब उप शाखा का सृजन हो जाएगा तो उप शाखा के प्रभारी होंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। सरकारी विभागों में जिस प्रकार के पत्रों का व्यवहार होता है वो इस प्रकार से है। प्रारूप के बारे में आपको बताएंगे प्रारूप होता क्या है। पहले हम विभिन्न प्रकार के पत्रों के बारे में जान लेते हैं। पत्र होता है, दूसरा होता है अर्ध सरकारी पत्र, तीसरा स्मार पत्र होता है। आगे बढ़ेंगे तो परिपत्र और संकल्प, अधिसूचना, आदेश, कार्यालय आदेश, पृष्ठांकन, सूचना या विज्ञापन, विज्ञप्ति या प्रेस नोट, पीतपत्र, आत्मभरित टिप्पणी। इन 12 प्रकार के पत्रों के बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रारूप क्या होता है। किसी मामले पर दिए गए आदेशों के फलस्वरूप या अन्यथा तैयार किए गए पत्र आदि का रूप जताने के लिए प्रारूप पद का व्यवहार होता है और अनुमोदित होने और निकलने तक प्रारूप ही कहलाता है। आप यहाँ जान लें, जैसे इस प्रकार से एक पत्र आप तैयार करेंगे। सबसे ऊपर प्रारूप आप लिखेंगे। एक सादा कागज़ लीजिए, इसमें सबसे ऊपर प्रारूप लिखिए। उसके बाद लिखिए आप बिहार सरकार। उसके जस्ट नीचे लिखिए अपने विभाग का नाम, जिस विभाग में आपका पदस्थापन हुआ है। यहाँ जो पत्रांक देख रहे हैं इसमें संचिका संख्या लिखा हुआ है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे संचिका संख्या कैसे तैयार किया जाता है और संचिका संख्या क्यों लिखते हैं। जैसे आगे लिखा हुआ 01, इसका अर्थ होता है कि ये प्रशाखा 1 की संचिका है। उसके बाद ऑब्लिक करके स्थापना लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये स्थापना से संबंधित संचिका है। उसके बाद 01 लिखा हुआ है। इंडेक्स में जब जाएंगे तो 01 का अर्थ होता है उसका पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो पहला चैप्टर में पहला संचिका जो खुला हुआ है वो 01 है और ये 2024 में खुला हुआ संचिका है। इस प्रकार से हम संचिका संख्या तैयार करते हैं। प्रेषक में जो नाम होता है यही नाम यहाँ विश्वास भाजन में होगा। आप समझ लीजिए, विश्वास भाजन में जो नाम होगा वही नाम आपको प्रेषक में होगा। उसके बाद आपको आता है सेवा में। सेवा में आप जिन्हें पत्र लिखते हैं उनका नाम आएगा। उसके बाद विषय आप लिखेंगे। विषय के बाद आप लिखेंगे महाशय। महाशय में इस प्रकार से आप शुरुआत करेंगे। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अब आपको जो कहना है वो अपना कहें, और अंत में अतः अनुरोध है कि डैश 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 किया जाए, ये कार्य किया जाए। इस प्रकार से ये आप प्रारूप तैयार करके संचिका में लगा के उपस्थापित किए। जब इस प्रारूप में नीचे विश्वास भाजन के जस्ट नीचे साइन होके आपके पास संचिका वापस आ जाएगी, तब आप इसमें पत्रांक के बगल में हम लिखेंगे प्रेषण शाखा। दिनांक लिख के हम निर्गत शाखा में भेज देंगे। वहाँ से इस पे जैसे ये पत्रांक के सामने जो डैश 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 और दिनांक के सामने डैश 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 लगा हुआ है, यहाँ पे पत्र संख्या और दिनांक जब लिखा के आपके पास वापस आ जाएंगे तो ऊपर से ये प्रारूप का अर्थ समाप्त हो जाएगा और ये एक पत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम पत्र के बारे में जानते हैं। सरकारी पत्र के प्रारूपण में निम्न भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं? निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले होता है पत्र संख्या, सरकार और विभाग तथा आवश्यकता अनुसार प्रशाखा के नाम, तब
पत्र लेखक का नाम और पदनाम, जो आगे हम उदाहरण के स्वरूप आपको बताए हैं वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो पत्र पाने वाले का पदनाम और पूरा पता, तब प्रेषण स्थान और तारीख, तब विषय, विषय के बाद प्रशस्ति। सरकारी पत्र में बराबर महोदय, महाशय, महिला है तो महाशया से संबोधित किया जाता है। अब हम पत्र के अंतर वस्तु, जैसे हम लिखे ना उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि, तब अंदर में 3 भाग होता है पत्र का। प्रारंभिक भाग होता है, मध्य भाग होता है और अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग आप मान के चलिए अतः, अतः के बाद हम जो लिखते हैं यानी फाइनल में ये करके आप दीजिए, वो अंतिम होता है। तो इसमें प्रारंभिक भाग जो एक कंडिका में दिया गया, इसमें पत्र के विषय का निर्देश किया जाए और यदि वह किसी पत्र का उत्तर हो तो उसमें उस पत्र की संख्या और तारीख दी जाए। मध्य भाग में होता है मुख्य कंडिका और कंडिकाया जो लिखा है, यह मध्य भाग है। इसमें लिखा होता है, इसमें पत्र के विषय की मुख्य बातों का वर्णन किया जाए और मामले के बारे में पूरी जानकारी, स्पष्टीकरण या दलील दी जाए। और अंतिम कंडिका में आता है, इसमें पूरे मामले का स्पष्ट निचोड़ रहेगा और यह बताया जाएगा कि प्रेषक या लेखक उस मामले में संबंधित व्यक्ति से क्या करना चाहते हैं। ये हो गया। अब आत्मनिवेदन होता है। आत्मनिवेदन जिसमें हम आप लिखते हैं विश्वासभाजन और उसके नीचे हस्ताक्षर होता है। तो आत्मनिवेदन और हस्ताक्षर में हम लिखेंगे आत्मनिवेदन औपचारिक चीज़ है, जैसे विश्वासभाजन। विश्वासभाजन के नीचे हम लिखेंगे हस्ताक्षर स्पष्ट होनी चाहिए, इसके लिए पदाधिकारी या पत्र लेखक के हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम लिखा होना चाहिए। अधिकांश में देखते हैं कि बहुत पत्र में नाम लिखा नहीं होता है और हम पता नहीं कर पाते किस पदाधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र है। और अगर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट उसमें लगाना होता है तो डॉक्यूमेंट लगाना उसको अनुलग्नक कहते हैं। तो यदि पत्र के साथ अनुलग्नक हो तो पत्र के नीचे बाईं ओर लिख देना चाहिए। अब हम जानेंगे अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र सरकारी पत्र से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि इसमें पत्र पाने वाले से व्यक्तिगत ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है। इसकी भाषा अत्यंत मैत्रीपूर्ण होती है तथा संबोधन प्रिय या प्रियवर से होता है। आत्मबोधन में भवदीय या शुभेच्छु लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र आम तौर पर इन शब्दों से शुरू होता है। अर्ध सरकारी पत्र में शब्द का चयन अति आवश्यक है, जैसे डैश डैश डैश, आज्ञा अनुसार मुझे अपने श्री डैश के पत्र संख्या डैश तारीख के प्रति निर्देश करना है। आगे क्या लिख सकते हैं आप, आज्ञा अनुसार अपने श्री डैश के पत्र संख्या डैश तारीख के प्रसंग में मुझे कहना है, या कृपया मेरा श्री डैश का पत्र संख्या डैश तारीख देखें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड के सदस्य, भारत सरकार के सचिवों, अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा इसी परिस्थिति के अन्य पदाधिकारियों को अर्ध सरकारी पत्र केवल सचिव अथवा संयुक्त या अपर सचिव के हस्ताक्षर से ही भेजे जाएंगे। अर्ध सरकारी पत्र किन किन को, न्यायाधीशों को, अध्यक्ष को, राजस्व बोर्ड के सदस्य, भारत सरकार के सचिवों, अपर सचिव, संयुक्त सचिव या उनके समतुल्य पद वालों को जब हम भेजेंगे अर्ध सरकारी पत्र, तो सचिव के स्तर से अथवा संयुक्त सचिव के स्तर से अथवा अपर सचिव के स्तर से हम उन्हें पत्र भेजेंगे। उप सचिव या अवर सचिव भारत सरकार के अपने से उच्च पंक्ति के पदाधिकारियों को अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए, भारत सरकार के अपने से उच्च पंक्ति के पदाधिकारियों को उप सचिव, अवर सचिव अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखेंगे। अब आगे देखिए अर्ध सरकारी पत्र और हम किनको लिख सकते हैं। प्रमंडल आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उच्च न्यायालय के निबंधक और विधानसभा विधान परिषद विभागों के सचिवों को अर्ध सरकारी पत्र उप सचिव की पंक्ति के पदाधिकारी के हस्ताक्षर से ही भेजे जाएंगे।
ये तो समझ गए। उप सचिव पंक्ति के पदाधिकारी के हस्ताक्षर से हम किन्हें भेज सकते हैं? प्रमंडल आयुक्त को, पुलिस महानिरीक्षक को, उच्च न्यायालय के निबंधक को और विधानमंडल विधान परिषद विभागों के सचिवों को। और सरकारी पत्र हम अपने उप सचिव की पंक्ति के पदाधिकारी के हस्ताक्षर से ही भेज देंगे। अवर सचिव किन्हें भेजेंगे? आप लोग के विचार में आता हो अवर सचिव और सरकारी पत्र किन्हें लिख सकते हैं? जरूर लिखेंगे जिला पदाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, समाहर्ता की पंक्ति के कार्य अध्यक्षों तथा प्रमंडल आयुक्तों के निजी सहायकों को और सरकारी पत्र लिख सकेंगे अवर सचिव। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण है स्मार पत्र। स्मार पत्र क्या होता है? मान लीजिए किसी को आपने पत्र भेजा और उससे काम करने का निर्देश आप दिए गए थे, या पत्र का जवाब आपके पास आना था, लेकिन कुछ दिनों तक आप इंतजार किए और उस पत्र का जवाब आपके पास नहीं आया, तो आपको उसे स्मारित करना है कि भैया हम आपको पत्र भेजे हैं, आप हमें उसका जवाब दीजिए। तो स्मार पत्र का एक नियम होता है कि पहली बार 1 महीने के बाद स्मारित किया जा सकता है। पहला स्मारित आपको करना है 1 महीने के बाद, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद। तो इसमें स्मार पत्र में इन्हीं बातों पे ध्यान दिया गया है। किसी पूर्व पत्रादि की ओर ध्यान दिलाने के लिए स्मार पत्र भेजा जाता है। ठीक है। साधारणतः पत्र भेजने की तारीख से 1 महीने के बाद स्मार पत्र भेजा जाता है। पहली बार जो पत्र आप भेजे हैं उससे 1 महीना के बाद ही किसी को स्मार पत्र भेज सकते हैं। आप सचिवालय में काम कीजिएगा, आपके पदाधिकारी बोलेंगे अरे 2 सप्ताह हो गया अभी तक जवाब नहीं आया, स्मारित करो। लेकिन आपको वहाँ उन्हें ध्यान दिलाना होगा कि नहीं, पत्र भेजे हैं सर, स्मार पत्र 1 माह के बाद भेजा जाता है। अति महत्वपूर्ण है तो ठीक है 15 दिन के बाद आप भेज सकते हैं, 2 सप्ताह के बाद भेज सकते हैं। जब पत्र पाने वाले को अन्य निकायों या अधीनस्थ पदाधिकारी से परामर्श करना हो तब स्मार पत्र 6 सप्ताह के पहले नहीं भेजना चाहिए। यानी कि जब परामर्श की बिंदु हो तो स्मार पत्र 6 सप्ताह से पहले नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पे वही बात बताया, बाद में स्मार 15 दिन में एक बार आप भेज सकते हैं। यदि विषय जरूरी हो तो स्मार पत्र इसके पहले भी भेजा जा सकता है। ऐसे अगर विषय कोर्ट केस से संबंधित हो या अति महत्वपूर्ण हो जिससे कुछ प्रभावित हो सकता है तो वो आप 1 सप्ताह में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार में विषय बराबर लिख देना चाहिए, यानी विषय आपका बराबर रहना चाहिए। जो पत्र का विषय है उस विषय को इसमें डालना आपको पड़ेगा ताकि सामने वाले को पता चले। जब पत्र में और रिपोर्ट या और जानकारी अथवा स्पष्ट उत्तर मांगा जाए तब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को चाहिए कि वे अग्र दैनिक में स्मरणार्थ वह तारीख लिख ले जिस तारीख को स्मार पत्र भेजा जाना चाहिए। अब देखिए एक महत्वपूर्ण कार्य आप लोग के लिए, अगर पत्र कोई भेज रहे हैं उसमें भविष्य में आपको स्मार पत्र भेजना हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक डायरी अग्र दैनिक की एगो डायरी रखिए, उस डायरी में आप डेट लिख दीजिए कि हमको फलना तिथि को स्मारित करना है। जब उस दिन आप कार्यस्थल पे जाएंगे और सबसे पहले वो डायरी आप खोल के देख लीजिएगा कि उस तिथि में कोई डेट तो हम नहीं डाले हैं। जब ये डायरी पलटिएगा आपको पता चल रहा है इस तिथि में फलना पत्र हमें भेजना था, तो ये मेंटेन कीजिएगा तो कभी आपके नौकरी पे आँच नहीं आएगा। इसलिए अग्र दैनिकी आप मेंटेन कीजिए और कोई पत्र ऐसा भेजिए जिसमें स्मार पत्र भेजना हो तो उसे लिख लीजिए 1 माह पूर्व के तारीख में। जब 15 दिन का होगा तो 15 दिन पूर्व के तारीख में लिख लिया कीजिए, ध्यान दीजिएगा इसमें। भारत सरकार और उच्च न्यायालय को संबोधित स्मार संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के आदेश और नाम से निकलने चाहिए। यानी कि भारत सरकार और उच्च न्यायालय को कोई भी स्मार पत्र भेजते हैं तो संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी से नहीं जाना चाहिए। अवर सचिव भारत सरकार उच्च न्यायालय और प्रमंडलीय आयुक्त तथा कार्यालय अध्यक्ष को छोड़कर सभी पदाधिकारियों को नित्य क्रम में स्मार भेज सकते हैं। ठीक है। अब हम परिपत्र और संकल्प के बारे में जानते हैं। परिपत्र और संकल्प लिख लीजिए, आप लोग जितने भी पत्र हैं वो टोटल को नोट करते जाइए। परिपत्र मामले की आवश्यकता अनुसार पत्र कार्यालय ज्ञापन या पृष्ठांकन के रूप में निकाल सकते हैं। इनमें और इसी तरह के आम संचारों में अंतर यही है कि कोई विभागों या व्यक्तियों को संबोधित किए जाते हैं परिपत्र में। और संकल्प में क्या होता है? संकल्प होता है नीति संबंधी किसी ऐसे प्रश्न, नीति संबंधी किसी ऐसे प्रश्न या महत्वपूर्ण विषय पे सरकारी निर्णय, जैसे महंगाई बताओ बढ़ना, सरकारी निर्णय या आम रूप से लागू होने वाले आदेशों के लिए नियमतः संकल्प रूप का व्यवहार किया जाता है। संकल्प
बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखिए। नीति संबंधी किसी ऐसे प्रश्न या महत्वपूर्ण विषय पर सरकारी निर्णय या आम रूप से लागू होने वाले आदेशों के लिए नियमतः संकल्प रूप का व्यवहार किया जाता है। कम महत्वपूर्ण विषयों पर आम जांच का आदेश के लिए संकल्प के बदले परिपत्र रूप का उपयोग किया जाता है। जब कम महत्वपूर्ण का विषय हो तो संकल्प के बदले आप परिपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिपत्र का इस्तेमाल इसीलिए होता है। संकल्प के साधारणतः 3 भाग होते हैं। संकल्प भी 3 भाग में लिखे जाते हैं, पहला भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। पहला भाग में क्या होता है, इसका प्रारूप बराबर अन्य पुरुष में ध्यान दीजिए, इसका प्रारूप बराबर अन्य पुरुष में तैयार किया जाता है। संकल्प के पहले भाग में केवल अभिज्ञापन, निर्णय या आदेश के उद्देश्य या हेतु रहते हैं। अभिज्ञापन, निर्णय या आदेश के उद्देश्य या हेतु रहते हैं प्रथम भाग में। और मध्य भाग में क्या रहते हैं, इसके बाद विचाराधीन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट विचाराधीन हो या मामले के निपटाव के लिए वास्तविक अभिज्ञापन या आदेश रहता है। अंत में आदेश शीर्षक के अंतर्गत संकल्प जिन विभागों या पदाधिकारियों को सूचित करना हो उनके नाम रहते हैं। इस पर साधारणतः सचिव अथवा अपर संयुक्त या उप सचिव हस्ताक्षर करते हैं। इसे आमतौर से निम्न रूप से लिखा जाता है। आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि डैश 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 को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प आम जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाए। अब हम कहाँ आएंगे, अधिसूचना है, याद रहे। अधिसूचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। गजटेड के मामले में अधिसूचना निकलता है। जैसे प्रशाखा पदाधिकारी के मामले में ट्रांसफर पोस्टिंग अधिसूचना से निकलेगा और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के मामले में कार्यालय आदेश द्वारा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जब आदेश अभी निकलेगा तो कार्यालय आदेश से, और प्रशाखा पदाधिकारी का निकलेगा तो अधिसूचना से। अधिसूचना में अभिज्ञापन, राजपत्रित, गजटेड, नियुक्ति, बदली तथा वैध अधिनियम के अधीन बने नियम और दिए गए आदेश प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना निकाली जाती है। अधिसूचना बराबर अन्य पुरुष में लिखी जाती है और उस पर संख्या और तारीख दी जाती है। यह अवर सचिव के अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निकलती है। आत्मनिवेदन निम्न रूप से किया जाता है इसमें बिहार राज्यपाल के आदेश से। अधिसूचना के नीचे लिखा रहता है बिहार राज्यपाल के आदेश से। अधिसूचना में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से संख्या और तिथि निर्धारित होती है। गौर से देखिएगा, कोई अधिसूचना आगे हम जब आपको बताएंगे तो सभी का एक एक उदाहरण के स्वरूप पत्र भी डालेंगे। अब आदेश के बारे में हम जानते हैं। कम महत्वपूर्ण मामले में देखिए आदेश, कम महत्वपूर्ण मामले में आदेश प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना की जगह आदेश निर्गत होता है। यानी कि मामला महत्वपूर्ण नहीं है या कम महत्वपूर्ण है तो हम अधिसूचना के जगह पे आदेश का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए ना। कम महत्वपूर्ण होगा तो अधिसूचना के जगह आदेश का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पूर्व में आप देखे हैं, संकल्प की जगह परिपत्र का इस्तेमाल जिस प्रकार हम करते हैं उसी प्रकार अधिसूचना की जगह आदेश का इस्तेमाल करेंगे। अब कार्यालय आदेश क्या होता है, अति महत्वपूर्ण। आदेश का प्रभाव कार्यालय के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहने की स्थिति में देखिए कार्यालय आदेश का प्रभाव कार्यालय के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहने की स्थिति में कार्यालय आदेश के द्वारा आदेश निर्गत किया जाता है। कार्यालय आदेश कब निर्गत किया जाता है, आदेश का प्रभाव कार्यालय के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहने की स्थिति में कार्यालय आदेश के द्वारा आदेश निर्गत किया जाता है। अभी आप लोग का कार्य आवंटन जो होगा वो कार्यालय आदेश के द्वारा ही होगा। आप लोग का जो कार्य आवंटन होगा वो कार्यालय आदेश के द्वारा ही होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे पृष्ठांकन के बारे में। पृष्ठांकन क्या होता है, किसी चीज़ को पृष्ठांकित करना। पृष्ठांकन क्या होता है, पृष्ठांकन सरकारी संचार का आम रूप है। सरकारी संचार का आम रूप है जो सरकारी विभाग के बीच काम में ले जाते हैं। जैसे वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जा सकती है परामर्श के लिए, विधि विभाग को पृष्ठांकित की जा सकती है परामर्श के लिए। पृष्ठांकन का उपयोग तब किया जाता है जबकि मूल लेखों की प्रतिलिपियां जानकारी के लिए या संक्षिप्त अनुदेशकों के साथ भेजी जा रही है। इसका उपयोग गैर सरकारी लोगों या संस्थाओं के लिए अथवा पुस्तकों, पर्चों या संग्रहित कागज पत्रों को भेजने में न किया जाए।
सूचना या विज्ञापन। सूचना या विज्ञापन क्या है? सूचना में आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार के लिए अभिप्रेत कुछ जानकारी रहती है, जैसे सरकारी मुद्रणालय बिहार के अधीक्षक द्वारा निकाले सरकारी प्रकाशनों की बिक्री की सूचना, ये सूचना में आते हैं। विज्ञापन, विज्ञापन भी एक तरह की आम सूचना या घोषणा है। विज्ञापन भी एक तरह की आम सूचना ही है या घोषणा ही है, जो सरकारी गजट और समाचार पत्रों के जरिए व्यापक प्रचार के लिए प्रकाशित किया जाता है। जैसे सचिवालय विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्तियाँ भरने के लिए विज्ञापन, ये विज्ञापन के श्रेणी में आता है। अब विज्ञप्ति और या प्रेस नोट, विज्ञप्ति या प्रेस नोट, जब कैबिनेट होता है उसके बाद देखते होंगे कि प्रेस नोट जारी होता होगा। विज्ञप्ति या प्रेस नोट नीति आदि के बारे में कुछ विषयों पर हुए निर्णयों या कार्रवाइयों को प्रेस के जरिए संसूचित करने के लिए सरकार आम तौर से इसका उपयोग करती है। नीति आदि के बारे में कुछ विषयों पर हुए निर्णयों या कार्रवाइयों को प्रेस के जरिए संसूचित करने के लिए सरकार आमतौर से इसका उपयोग करती है। जनसंपर्क विभाग विज्ञप्ति को प्रकाशन के लिए प्रेस में भेजता है। जैसे प्रेस नोट हर एक कैबिनेट के बाद आप देखते हैं हर एक विषय के लिए प्रेस नोट जारी होता है। अब पीतपत्र, पीतपत्र के बारे में आपको हम पूर्व में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए पीतपत्र, इसका उदाहरण देखिए। पीतपत्र विशेष रूप से दिनचर्या टिप्पणी को छोड़कर किसी दूसरे मकसद में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लोग पीतपत्र के द्वारा कार्यालय के अंदर में कलम की मांग करना हो, कागज़ की मांग करना हो, या आरओ मशीन ख़राब हो गया उसे बनवाना हो, या उच्चस्थ पदाधिकारी निम्न पदाधिकारी को कोई आदेश देते हैं तो पीतपत्र के माध्यम से देते हैं। अब पीतपत्र प्रचलन में नहीं है, इसलिए एक सादा पेपर लेते हैं, उसके ऊपर हम लिखते हैं पीतपत्र के बदले में, फिर जाके हम कोई डिमांड करते हैं और नीचे अपना हस्ताक्षर करते हैं, और जिन पदाधिकारी से डिमांड होता है उनका नाम उसके बाद लिख देते हैं और उन्हें भेज देते हैं। ये पीतपत्र है जो आप आएंगे तो इसके बारे में या आगे हम इसका उदाहरण आपको प्रस्तुत करेंगे। आत्मभरित टिप्पणी, आत्मभरित टिप्पणी स्पष्ट समझिए, यह आपको विभागीय परीक्षा में पूछेगा। उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि सचिवालय अनुदेश के नियम 1.9 में कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारियों के कर्तव्यों के विवरण के अनुसार संचिकाओं में टिप्पणी लेखन का आरंभ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के स्तर से होता है। ये हम लोग समझ गए। तो आत्मभरित टिप्पणी का अर्थ यही हो गया कि अनुरोध कम से कम संयुक्त सचिव अथवा सचिव के स्तर से ही एक आत्मभरित टिप्पणी अंकित होना सुनिश्चित किया जाए। होता है कि विभाग में कोई भी कार्य होता है तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को दे दिया जाता है कि आप डिटेल इसका दे दीजिए, लेकिन नियम कहता है कि नहीं, ये संयुक्त सचिव अथवा सचिव के स्तर की एक आत्मभरित टिप्पणी अंकित होना सुनिश्चित किया जाए ताकि निर्णय लेने में कोई कठिनाई न हो। आत्मभरित टिप्पणी का तात्पर्य है कि जिस दस्तावेज का प्रसंग दिया जाए उसका सारांश, यानी कि जो दस्तावेज का प्रसंग आप दे रहे हैं उसका सारांश टिप्पणी के रूप में संदर्भित दस्तावेज एवं पृष्ठों को देखने की आवश्यकता न पड़े, इस प्रकार से आप लिख दें ताकि निर्णय लेने में कोई कठिनाई न हो। आत्मभरित टिप्पणी यही कहते हैं। अब ये आपको हम पूर्व में बता चुके हैं कि 44 विभाग है, ये 45 विभाग है। पूर्व में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय महासचिव महोदय रेड कोट में है, उनके बगल में आईटी सचिव हैं प्रभात कुमार ठाकुर, उनके बगल में श्री विनोद कुमार हैं जो बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। हम लोग पदनाम परिवर्तन के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे, उस समय का तस्वीर है। धन्यवाद। इसी तरह हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और जितने भी पत्र के बारे में हम बताए हैं इनका PDF हम इसीलिए नहीं आपको दे रहे हैं कि ताकि आप वीडियो देखें और सभी को कॉपी पे लिखें।
अभ्यास करने से आपके स्मरण में उक्त सभी प्रकार के पत्र रहेगा। PDF दे देंगे तो आपके स्मरण से धूमिल हो सकता है। धन्यवाद।